workshop under the Cisco Chair of Business in NUST. Today we are going to be talking about various predictive modeling schemes, algorithms or methodologies which could be utilized in businesses for forecasting, classification tasks, regression and clustering and other kind of things. In order to understand the various algorithms that will follow, the various techniques that will follow, we first of all need to understand this particular topic, which is pattern recognition. Typically, the data that we have, any sort of data, whether it's textual, whether it is numeric, whether it is in structured form, in unstructured form, it is going to have some kind of patterns. Some of these patterns are things that we can easily identify. So for example, if you have a set of even numbers, you can very easily identify that these are the numbers which are, let's say, divisible by 2. And then there are some kind of patterns which are not very explicit, they are hidden patterns. So in order to recognize or identify these patterns, we need some kind of methodologies. Now, we do have, mathematically speaking, we do have methodologies by which we can recognize these patterns. The way where computer or where the point where computer is necessary is that we have to do these tasks repeatedly. तो बार-बार हमें वो टास्क करने पड़ते हैं जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं. जब बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है तो उसके अंदर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि हम जो है ना अपने पास पैटर्न्स वगैरह आइडेंटिफाई कर सकें. उसके लिए फिर हमें कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग मेथडोलॉजीज जो हैं उनकी ज़रूरत पेश आती है. इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी हैं, एल्गोरिदम्स भी हैं जो कि पैटर्न रिकग्निशन के लिए जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं. इसकी एक एग्जांपल, बहुत कॉमन सी जो एग्जांपल है, वो अगर आप देखें कभी अपने इनबॉक्स में, जीमेल वगैरह पे या अपने ईमेल क्लाइंट्स पे, कि आपके पास ईमेल्स आती हैं, कुछ उनमें स्पैम होती हैं और कुछ रेगुलर ईमेल्स होती हैं. ये जो स्पैम ईमेल्स होती हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास कोई एल्गोरिदम्स रन होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो डिटेक्ट करें कौन से ईमेल स्पैम है और कौन सी ईमेल स्पैम नहीं है. अब एक ईमेल को स्पैम होने के लिए उसके कंटेंट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक किस्म के कंटेंट्स जब आते हैं तो कुछ पैटर्न्स हैं जो कि उस ईमेल के अंदर हिडन होते हैं, ईमेल के कंटेंट के अंदर, जो कि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक पर्टिकुलर ईमेल स्पैम है या एक रेगुलर ईमेल है. ठीक है, एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है. इसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं लर्निंग. लर्निंग का जो मकसद है वो ये है कि हम बेसिकली डाटा को यूटिलाइज करते हुए उसके अंदर से कोई नॉलेज गेन करें. ये जो नॉलेज है ये पैटर्न्स टिपिकली होते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ नहीं है कि एक जो है पैटर्न ही उसमें रिकग्नाइज करते हैं. देयर कुड बी अदर थिंग्स एज वेल. जो डिफरेंस है हमारे पास बेसिकली लर्निंग का अगेंस्ट अदर टाइप्स ऑफ पैटर्न रिकग्निशन मेथडोलॉजीज इज के लर्निंग के अंदर हम एक आइटरेटिव प्रोसेस चला सकते हैं. लर्निंग के अंदर हम इस तरह का आइटरेटिव प्रोसेस चलाते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर एल्गोरिदम है या कंप्यूटिंग सिस्टम है which is trying to identify some patterns, it can run in various cycles, in various iterations and can improve itself with time. So learning के केस के अंदर हमारे पास basically या typically हम अपना phases में divide कर देते हैं अपने operations को. एक phase वो है जिसके अंदर हम डाटा का एक बहुत बड़ा पोर्शन यूटिलाइज करते हुए अपने पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स या अपने पर्टिकुलर मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, या हम अपने एल्गोरिदम्स को बहुत सारा डाटा दे देते हैं ताकि एल्गोरिदम उस बहुत सारे डाटा के अंदर से पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लें. वंस इट हैज़ आइडेंटिफाइड दोज पैटर्न्स, फिर हम कुछ अनसीन डाटा जिसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग ना हुई हो, जो कि हमारे एल्गोरिदम ने ना यूज़ किया हो ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, अनसीन डाटा दे के अपने एल्गोरिदम को हम उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स जो है ना वो बेसिकली निकालते हैं. यहाँ पे ज़रूरी ये है हमारे पास कि जो भी हमारा डाटा है उसका फॉर्मेट और उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के टाइम पे सेम हो. अदर देन दैट जो आउटपुट है या आउटपुट की डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रेनिंग करनी है और इफ़ यू आइडेंटिफाई अ पैटर्न जो कि आपके सारे ईमेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो,
एक वो ईमेल जो कि स्पैम है और एक वो ईमेल जो कि स्पैम नहीं है। जब आपने वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आप जाते हैं, एक नई ईमेल आती है आपके पास। वो ईमेल आप इसी सिस्टम को दे देते हैं टेस्ट करने के लिए। सिस्टम आपको जो आउटपुट है वो बता सकता है कि या क्या ये स्पैम है या ये स्पैम नहीं है। इस ईमेल का स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी सिमिलर टू दीज ईमेल्स। अदर देन दैट कंटेंट या इसकी क्या आउटपुट है, दैट इज नॉट नोन। दैट इज व्हाई दिस इज अनसीन ईमेल और अनसीन डाटा। मशीन लर्निंग जो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी भी है, इज व्हेन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है वो किसी एक्सपीरियंस से लर्न करने की कोशिश करता है। हम एक टास्क डिफाइन करते हैं टिपिकली, और कंप्यूटर प्रोग्राम को हम बताते हैं कि भाई आपने किसी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती जाना। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है ये क्या है, टिपिकली ये हमारे पास डाटा होता है। जो परफॉर्मेंस है ये क्या है, इसकी काफ़ी सारी मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और बेस्ड अपॉन कि हमारा क्या टास्क है हम उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम हेल्थ केयर के अंदर हों, हेल्थ केयर के अंदर और हमें ये देखना हो कि पेशेंट री हॉस्पिटलाइजेशन जो है ना हमने चेक करनी हो, कि अगर एक पेशेंट आता है, वो आके एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर, फिर वो जाता है, तो उसके क्या चांसेस हैं कि दोबारा से हॉस्पिटलाइज हो सकता है। इसके लिए हमें काफ़ी सारा डाटा चाहिए कि पेशेंट आया, उसका फॉलोअप हमें करना पड़ता है कि उसके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या दवाइयाँ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट कैसी है, वगैरह वगैरह। वंस वी हैव ऑल दोज फैक्टर्स देन वी कैन ट्रेन पर्टिकुलर सिस्टम जो कि हमें ये बताएगा यूजिंग प्रीवियस रिकॉर्ड के क्या चांसेस हैं फॉर वॉट एवर एंट्री। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 100,000 पेशेंट्स, इसका डाटा पहले से है, तो हम ये देख के बता सकते हैं कि अच्छा जो 100,000 पेशेंट्स हैं इसमें कितने पेशेंट्स थे जो दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा आके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। यहाँ से हमें एक रफली स्पीकिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। इफ़ वी नो फॉर अ फैक्ट कि अच्छा चलो 30% पेशेंट्स जो है ना वो री हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं अगर उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हों। तो फिर क्या होगा कि एक नया पेशेंट आता है, फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइजेशन होती है, उसके बाद हम उसके कुछ वो डाटा कलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या वो डाइट कंट्रोल कर रहा है, मेडिकेशन ले रहा है, और वहाँ से हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ये जो नया पेशेंट है ये दोबारा से री हॉस्पिटलाइज होगा या नहीं होगा। तो डज ही फॉल इनटू द 30% जो री हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और इनटू द 70% जो कि री हॉस्पिटलाइज नहीं होते। अब ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है इसको अगर हमने मैयर करना, इसकी परफॉर्मेंस मैयर करनी हो अपने एल्गोरिदम की, यहाँ पे एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस मैयर करते हुए हमारे लिए ज़रूरी ये है कि अगर एक बंदा री हॉस्पिटलाइज हो रहा था हम उसको लाजमन आइडेंटिफाई करें। अगर एक बंदा री हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहा था और हम उसको आइडेंटिफाई कर दें कि यार इसने हॉस्पिटलाइज होना है, उससे हमें नुकसान कोई नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा जिसको री हॉस्पिटलाइज होना था उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते तो हमारे लिए नुकसान है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना कि जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो जिस बंदे ने एक्चुअली जाके री हॉस्पिटलाइज होना है उसको हम मार्क करें कि भाई हाँ इसने लाजमन होना है री हॉस्पिटलाइज। जब इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना होता है या इस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस होता है ना, तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं एक मैट्रिक जिसको कहते हैं रिकॉल, यानी कि आपके एल्गोरिदम जो है उसकी क्या एबिलिटी है कि जो उसने ऑलरेडी पैटर्न्स देखे हुए उन्हीं पैटर्न्स की बेसिस के ऊपर इट इज़ एबल टू आइडेंटिफाई न्यूअर सिनेरियोज और उसको मार्क करे कि भाई ये सही है। तो सही वाले केसेस को दोबारा देखने को हम कहते हैं रिकॉल। एक और मैट्रिक होती है हमारे पास प्रिसीजन। प्रिसीजन का काम ये होता है कि आउट ऑफ ऑल द केसेस जो भी आपके पास हैं आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन से वाले केसेस करेक्ट हैं, कौन से वाले केसेस इनकरेक्ट हैं। ठीक है, प्रिसीजन का मतलब ये है कि आपने एग्जैक्टली बताना है कि अच्छा इसका चांस है हॉस्पिटलाइजेशन का और पेशेंट बी का चांस नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन। टिपिकली हेल्थ केयर में हम प्रिसीजन को नहीं देखते, लेकिन जब हमने कस्टमर रिव्यूज़ को बिजनेसेस के अंदर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं प्रिसीजन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी है जिसने चेक करना है कि ऑनलाइन कस्टमर रिव्यूज़ की बेसिस के ऊपर कि क्या कस्टमर्स जो हैं वो दोबारा आएंगे, दोबारा कोई चीज़ परचेज़ करेंगे,
क्या कस्टमर्स खुश हैं अपने काम से, ठीक है, आप उनके रिव्यूज से देख के ये अंदाज़ा लगाना चाहते हो। यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो लोग खुश हैं और जो एक्चुअली आने वाले हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें, और जो लोग खुश नहीं हैं आप उनको भी आइडेंटिफाई करें। अब एक ऐसा बंदा जो खुश नहीं था, आपने कह दिया ये खुश है, तो ये गलत हो गया। यू डोंट वांट टू डू दैट। आप ये चाहते हैं कि सिर्फ वही लोग आप आइडेंटिफाई करें कि खुश हैं जो एक्चुअली खुश भी थे, तो ये हो जाती है प्रिसीजन। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं और जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टास्क टू टास्क डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की परफॉर्मेंस मैट्रिक के ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं। टिपिकली जो हमारी मशीन लर्निंग है, दैट लाइज समवेयर बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है ना, इसका काम ये है, जो कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग का, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि वो डाटा लेता है ढेर सारा, और डाटा लेने के बाद जो है ना वो न्यूरल नेटवर्क्स एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स यूटिलाइज करते हुए पैटर्न्स रिकग्नाइज करता है। मशीन लर्निंग के केस में हम इसको एग्जैक्टली प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन मशीन लर्निंग के केस में हम सिर्फ बता देते हैं कि भाई आपने कुछ लर्न करना है। अब वो जो लर्निंग कर रहा है वो बेसिकली प्रायर जो पहले से उसको बातें पता है उसकी बेसिस पे भी कर सकता है, या पहले से जो उसको रिजल्ट्स पता है उसकी बेसिस पे भी कर सकता है, और इस बेसिस के ऊपर मशीन लर्निंग हो सकती है कि उसको पहले से कुछ पता नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरली स्पीकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ये है कि वो एक ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश करे, ठीक है, या आपके पास ऐसा प्रोग्राम हो जो कि एक ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर सके, ठीक है, या उस जैसा एक्ट कर सके। नाउ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम टिपिकली मशीन लर्निंग पे फोकस करते हैं क्योंकि हमारे ज़्यादातर टास्क जो है ना मशीन लर्निंग के जरिए हो जाते हैं। डीप लर्निंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अस कुछ केसेस के अंदर, एक्सेप्ट आजकल डीप लर्निंग, मतलब टिपिकली डीप लर्निंग जो है वो एक ब्लैक बॉक्स है। वी कैन नॉट फॉलो थ्रू, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि डीप लर्निंग जो पैटर्न रिकग्नाइज कर रही है क्यों कर रही है। मतलब वी कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा क्या पैटर्न वगैरह कर रही है, कैसे कर रही है, इफ यू लुक डीप इनटू इट, लेकिन क्यों उसने किया है, दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच यू नो टिपिकली रिमेन्स अनआंसर्ड। एप्लीकेशंस वगैरह मशीन लर्निंग की बहुत सारी, यस, जो बेसिक कैलकुलेटर है वो इस डेफिनेशन के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो बेसिक कैलकुलेटर है, सिंपल जो मैथ, सिंपल 0 to 9 वाला जो प्लस माइनस कैलकुलेटर होता है, वो इस डेफिनेशन के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, नॉट जस्ट वन पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन और नॉट जस्ट वन टास्क ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, बट जनरली स्पीकिंग कंप्लीट पैकेज, यस, ज़्यादा ब्रॉडर सेंस के अंदर। इसके काफ़ी सारे खैर एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन इज़ अ वेरी पॉपुलर वन, ठीक है, टेक्स्ट एंड स्पीच रिकग्निशन, ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, सर्च इंजन रिजल्ट्स वगैरह वगैरह। आजकल काफ़ी सारे जो है ना पर्सनल असिस्टेंट्स भी आ गए हैं, हमारे पास चैटबॉट्स आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर मशीन लर्निंग का भी यूटिलाइज होती है सपोर्ट करने के लिए। टिपिकली इसमें हम लोग क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, जो कि जो क्लिनिक के अंदर डायग्नोसिस, फॉलोअप या जो ट्रीटमेंट की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या फॉलोअप की जो डिसीजंस हैं उसमें सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज, क्रेडिट कार्ड कंपनीज काफ़ी ज़्यादा मशीन लर्निंग यूज़ करती हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि कौन सी ट्रांजेक्शन एक फ्रॉड है, या इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं और फिर अचानक वो चेंज कैसे होती हैं। बिकॉज इफ देयर इज अ सडन चेंज इन योर स्पेंडिंग हैबिट्स दैट कुड इंडिकेट सम काइंड ऑफ अ फ्रॉड। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो है ना मशीन लर्निंग यूटिलाइज होती है। अच्छा, जो लर्निंग वाला काम है, जो लर्निंग प्रॉब्लम है, जो मशीन लर्निंग के अंदर लर्निंग वाला पार्ट आया ना, इसके अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनकी बेसिस में वी कैन डिसाइड इफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज अ लर्निंग प्रॉब्लम और नॉट। पहली चीज़ है कि कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर आप रैंडम डाटा उठा देंगे ना, रैंडम डाटा के अंदर देयर आर चांसेस कि उसके अंदर पैटर्न्स कुछ एग्जिस्ट कर रहे हो, बट दोज पैटर्न्स आर मीनिंगलेस। सो वी डोंट वांट टू एंड अप विद डर्टी डाटा या गार्बेज डाटा या रैंडम डाटा जिसके अंदर एक्चुअली कोई अंडरलाइंग पैटर्न्स ना हो। तो व्हाट वी आर मोर फोकस्ड ऑन इज कि सम रियल वर्ल्ड डाटा हो या कोई प्रॉपर डाटा हो जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ना हम काम करते जाओ, काम कर सकें, हम उसके ऊपर पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकें। सो वी नीड सम पैटर्न्स दैट एग्जिस्ट इन द डाटा, वी नीड सम काइंड ऑफ एन underlying formula
जो कि मैथमेटिकली या नाइवली आप प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाओ। अगर आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आपके पास एज थी सारे लोगों की, ठीक है, सब यूजर्स की, एंड इफ यू वांटेड कि आपकी एवरेज एज क्या है, यहाँ पे कोई लर्निंग प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी एज की वेरिएंस क्या है या स्प्रेड क्या है, ये कोई लर्निंग प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो एक सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा, उसके जरिए ये सब सॉल्व हो जाएगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म के काम हो, ऐसे काम जिनको आप एक सिंगल फॉर्मूले के जरिए हल ना कर सकते हो, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको जिसके लिए आपको एक तो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज या कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज यूज़ करने पड़े, और दूसरी बात आपको अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़े। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ये है कि इफ़ यू कैन नॉट रीच अ पर्टिकुलर रिजल्ट एज 1-0, बट रेदर यू वांट टू अचीव द रिजल्ट विद सम प्रोबेबिलिस्टिक मेजर, सो आप कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ एक बात कह सकें कि अच्छा मे बी जो है ना इसका आंसर ये है, या मे बी दिस इज समथिंग। ये जब हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ होना हमारे पास, तो फिर हम लोग लर्निंग जो है ना वो प्रॉब्लम, या इसको लर्निंग प्रॉब्लम कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ ऑफ कोर्स वी हैव डेटा। डेटा होगा तो फिर लर्निंग प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कार लीज आपने करनी है, ठीक है, आपने जाके गाड़ी एक लेनी है। अब जब आपने गाड़ी लेनी है, एक लीज करनी है, तो आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए? आपको एप्लीकेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। अब उसके अंदर एक तो बड़ी सिंपल सी बात हो सकती है कि एप्लीकेंट के पास जो है ना वो कोई ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि आप बड़े आराम से चेक कर सकते हो कि भाई उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, आइदर इज गोइंग टू बी 1 या 0। लेकिन एक पॉइंट ये है कि क्या जो भी बंदा आ रहा है, इज ही एबल टू पे द लीज अमाउंट और पे द मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। अब एक बंदा आए आपके पास और आके कहे कि भाई मैं 5 साल की लीज के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं आपको हर महीने जो है ना 5-6 हज़ार रुपये दूंगा। नाउ इज इट रियली वर्थ योर टाइम कि आप इतनी देर के लिए अब सिस्टम अपना लटका के बैठ जाए, ठीक है, कि जब तक उसके 5 साल पूरे नहीं होते वो 5-5 हज़ार रुपये देता रहे आपको, उस वक्त तक आपने बस रिसोर्सेज अपने कंज्यूम करवाए हैं, ठीक है, आपके रिसोर्सेज लग रहे हैं जो कि यही काम कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से जो है ना इस बंदे से पैसे हम निकलवा सकें। या ये कि 5 साल के अंदर तो यू डोंट नो कि एक जॉब मार्केट क्या है, उसको जॉब रहती है उसकी नहीं रहती, इज ही एबल टू पे सम मनी और नॉट। फिर एक वो बंदा आ जाता है जो कहता है कि भाई मैं 1 साल के अंदर जो है ना सारे के सारे पैसे निकाल दूंगा, आप मुझसे ढेर सारे पैसे लेना शुरू कर दें पर मंथ। इज ही एबल टू पे दैट मनी? क्योंकि अगर वो पैसे ना दे सके तो आप तो नुकसान में चले जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आप एक सिंपल मैथमेटिकल फार्मूले के जरिए नहीं कर सकते। आपने इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेशन कोई लगानी है, कोई प्रोबेबिलिटी लगानी है कि भाई क्या चांसेस हैं कि द पर्सन इज एबल टू पे द मनी इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम। सो दिस इज वेयर द लर्निंग प्रॉब्लम कम्स इनटू प्ले। नाउ इसको अगर हम फॉर्मली थोड़ा सा देखें तो लर्निंग प्रॉब्लम के केस में वी हैव सम काइंड ऑफ एन इनपुट एंड सम काइंड ऑफ एन आउटपुट, ठीक है। इनपुट जो है हमारे वो टिपिकली कुछ डाटा होता है विच कुड बी हिस्टोरिकल डाटा, या इट कुड बी कमिंग इन फ्रॉम सम काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन, फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ फॉर्म, और एक हमारे पास आउटपुट है विच इज अ डिसीजन। अब जो हमारा काम है, जो इसमें आइडिया है वो ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन आइडेंटिफाई करें विच गिवन इनपुट x इज एबल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट y। इसमें हमारे पास जो हिस्टोरिकल डाटा है ना वो हमें ये बताता है कि अच्छा गिवन वैल्यू x1 वैल्यू y1 was seen, given value x2 value y2 was seen, given value x3 value y3 was seen and so on so forth। जब आपने इस किस्म का आपके पास डाटा हो, इसके अंदर से आपने फंक्शन निकालना है, एक ऐसा फंक्शन g जो कि x ले, ठीक है, ये इनपुट ले और ये y प्रोड्यूस कर दे। जब आप इस तरह का एक फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर यू कैन यूटिलाइज इट इन अ मोर आइडियल सिनेरियो जिसके अंदर नेक्स्ट इनपुट आप देंगे सिर्फ x की सम xm एंड इट इज एबल टू प्रोड्यूस सम ym, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दिस हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया विच इज अ फंक्शन, जिस फंक्शन को अगर हम बाद में दे दें सिर्फ और सिर्फ x तो इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस y। ये है हमारे पास लर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है। ये फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई होगा ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। अब फंक्शन
आइडेंटिफाई करने से पहले कुछ और टर्मिनोलॉजीज वगैरह हमारे पास आती हैं। एक चीज़ आती है हमारे पास ट्रेनिंग सेट। ये जो इनिशियल ट्रेनिंग सेट है ना, ये हमें ये बताता है कि जो हमारे पास इनिशियल डाटा है, ठीक है, वो क्या है। क्योंकि इस डाटा की बेस पे, ये जो हिस्टोरिकल डाटा है, इस डाटा की बेस पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका फंक्शन क्या होगा। तो ये डाटा जो है, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग डाटा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एक वैलिडेशन सेट या डेवलपमेंट सेट। वैलिडेशन सेट जो है उसका काम ये है कि इसी डाटा के अंदर से, जो भी ये डाटा है, इसके अंदर से आप एक पोर्शन निकाल लेते हैं, आप ट्रेनिंग करवाते हैं बाकी डाटा के ऊपर, और जो पोर्शन आपने बाहर निकाला हुआ है उसको आप यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू वैलिडेट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। अब फायदा ये है कि वैलिडेशन का जो सेट है वहां पे आपके पास ऑलरेडी आउटपुट लेबल्स मौजूद हैं, तो यू कैन टेस्ट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड चेक कि जो मेरा वैलिडेशन का सेट है, जब मैं उसकी इनपुट देता हूं तो इज इट एबल टू प्रोड्यूस द आउटपुट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं या नहीं। और इसके बाद एक और सेट होता है which is called test set. Test set is used to basically check this formula. जब आप इसको x देते हैं इनपुट, तो what output does it produce? Now typically हमारे पास जो रिसर्च के अंदर काम होता है उसमें ट्रेनिंग सेट भी अवेलेबल होता है। ट्रेनिंग सेट के अंदर से कुछ पोर्शन हम वैलिडेशन सेट को सेट कर देते हैं और ट्रेन कर देते हैं अपना मॉडल। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट सेट भी अवेलेबल होता है रिसर्च वगैरह के अंदर, जिसके हमें आउटपुट ऑलरेडी नोन होती है। तो एज सच आप ट्रेनिंग की एक्यूरेसी बता सकते हो, टेस्ट की भी। लेकिन इसके बाद एक फेज आता है जब आप मॉडल डिप्लॉय करते हो और मॉडल यूज में आ जाता है। जब मॉडल डिप्लॉय हो जाता है, फिर जो टेस्ट सेट आ रहा है आपके पास वो अनसीन डाटा है, उसमें आपको नहीं पता कि लेबल्स क्या होंगे, और बेस्ड अपॉन कि आप क्या लेबल्स प्रोड्यूस कर रहे हो और यूजर क्या फीडबैक दे रहा है, योर रिजल्ट्स में चेंज। अगेन मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग हम इसको तीन तरह की जो है ना 3 से 4 तरह के डिविजन्स कर सकते हैं या कैटेगरीज में डाल सकते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, देयर इज आल्सो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमारे पास बेसिकली या रिग्रेशन का टास्क होगा या क्लासिफिकेशन का। रिग्रेशन इज मोर इज लाइक फोरकास्टिंग समथिंग, कि आप ये बताते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। इट्स अबाउट प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्टिंग बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या थे, आप फ्यूचर का एक ट्रेंड प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। क्लासिफिकेशन इज मोस्टली अबाउट के गिवन सम काइंड ऑफ एन अनसीन डाटा, आप ये बताने की कोशिश करते हो कि what you can say set या what class does this particular unseen data belongs to, ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। then we have unsupervised learning. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर डायमेंशन रिडक्शन है, जिसके अंदर यू विल आइडेंटिफाई मीनिंगफुल जो भी आपके फीचर्स हैं, ठीक है, फीचर स्पेस वगैरह कम करनी हो, इस तरह के कामों के लिए हम डायमेंशन रिडक्शन यूज़ कर सकते हैं। और एक है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का काम ये है कि आपके पास गिवन सम सेट ऑफ डाटा, कोई लेबल्स नहीं है, ऑलरेडी आपको नहीं पता कि आउटपुट क्या है, तो आप अपने डाटा को डिवाइड करते हैं into different clusters या into different sections. This is known as the clustering problem. फिर reinforcement learning है। reinforcement learning जो है that basically deals with how can you improve your particular algorithms over several iterations. तो जो supervised learning है, this is task driven. आपका कोई टास्क होगा या रिग्रेशन का आपने कुछ फोरकास्ट करना है या क्लासिफाई करना है into some classes, उसकी बेस के ऊपर आप supervised learning करोगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है, इसके अंदर आपके पास डेटा ड्रिवन काम होते हैं। आप इसके अंदर टिपिकली क्लस्टरिंग करना चाहते हो या फिर आप जो है ना वो बेसिकली डायमेंशन रिडक्शन करना चाहते हो, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर अगेन क्योंकि आप अपनी मिस्टेक से लर्न करो, दिस इज रियली गुड व्हेन यू हैव लाइक गेम्स एंड ऑटोमेटेड अदर काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को जब आप रिस्क वो रिवॉर्ड देते हो ना कोई भी, तो उसको पता लगता है कि अच्छा मैंने सही आंसर कर दिया। जब आप उसको पनिश करते हो कि डिसलाइक करके या ये तुमने आंसर सही नहीं किया हुआ, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। दैट हैज़ अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग काइंड ऑफ पाइपलाइन बिल्ट इनटू इट। मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई टिपिकली आपके या यूजर्स करते हैं या देयर आर एल्गोरिथम्स जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिस्टेक एक तो अगर यूजर्स करेंगे तो फिर अगेन सुपरवाइज नहीं होगी? नहीं, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग डज नॉट मीन कि सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं होगी या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होगी। दोनों में लर्निंग की टेक्निक के आप कैसे अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा,
सुपरवाइज लर्निंग जो है इसके अंदर हमारा काम ये है कि बेस्ड अपॉन सम प्रीवियसली नॉन लेबल्ड एग्जांपल्स, जिसका मतलब ये है कि हमें ऑलरेडी पता है कि गिवन सम इनपुट आउटपुट क्या होगी, ठीक है। जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर हमें इनपुट भी पता है और हमें आउटपुट भी पता है। इसको यूटिलाइज करते हुए हम कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं इन फ्यूचर कि अगर हमें सिर्फ इनपुट मिले तो हम उसके अप्रोप्रिएट आउटपुट डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। शुरू में हमारे पास इनपुट आउटपुट दोनों होती हैं और बाद में हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि क्या एक अनसीन इनपुट के अगेंस्ट हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम जो है इसके अंदर ट्रेनिंग डाटा भी होता है और टिपिकली कोई एक इन्फ्रेंस का फंक्शन यूज होता है जो कि ट्रेनिंग डाटा से हम पिक करते हैं और उसके बाद हम किसी या अनसीन डाटा के ऊपर हम उसको अप्लाई करते हैं उस फंक्शन को। दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं सच एज रिग्रेशन, जहाँ पे क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द टेम्परेचर गोइंग टू बी टुमारो, राइट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपने इसके ऊपर जो है ना बताना है कि प्रिडिक्ट करना है कि वैल्यू क्या होगी आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज नोन एज रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज रैदर सिंपल। अगर आपके पास दो क्लासेस हो हॉट और कोल्ड की और आपने सिर्फ ये बताना है कि क्या कल सर्दी होगी या गर्मी होगी, सिर्फ इस केस के अंदर हम क्लासिफिकेशन यूज करेंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है इसके अंदर हमारे पास सिर्फ कुछ इनपुट डाटा है x, वी डोंट नो कि उसके लेबल्स क्या हैं, ठीक है। और ये जो इनपुट डाटा है x, इसके अंदर हमारा जो आइडिया है या जो हमारा पर्टिकुलर गोल है वो ये है कि इस डाटा के अंदर से हम कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लें जो कि हमारे डाटा को क्लस्टर्स के अंदर या सेक्शंस के अंदर स्प्लिट कर सकें। अब ओरिजिनल हमारे पास अनक्लस्टर्ड डाटा है, ढेर सारा पड़ा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हम कोई इस तरह का फंक्शन आइडेंटिफाई करें कि जब उस फंक्शन को हम ये पॉइंट्स दें तो वो फंक्शन हमें बता सके कि अच्छा ये पॉइंट्स ब्लू क्लस्टर को बिलोंग करते हैं, ये पॉइंट्स ग्रीन को बिलोंग करते हैं, ये वाले पॉइंट्स रेड को बिलोंग करते हैं। ये है क्लस्टरिंग, ठीक है, कि हम जो भी आपका डाटा गिवन है उसके अंदर से सेक्शंस आइडेंटिफाई कर सकें। हमें नहीं पता कि सेक्शन जो है ना कितने होंगे या किस बेस, मतलब कितने होंगे ये तो अक्सर औकात पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि सेक्शंस किस बेस पे ओरिजिनली निकल सकते हैं। जब हम अपने एल्गोरिथम्स ट्रेन करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि अच्छा कैसे निकल रहे हैं और ये कैसे स्प्लिट हो रहे हैं। दूसरा जो हम काम करते हैं वो एसोसिएशंस हैं, जहाँ पे हमने बेसिकली जो है ना अगर दो वेरिएबल्स के बीच में या दो जो भी पर्टिकुलर या मल्टीपल फीचर्स के बीच में हमने एसोसिएशन निकालनी हो, उसके लिए भी हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज कर सकते हैं। अगेन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर फीचर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो आप उसको डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर पार्ट कर सकते हो, वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं लेकिन आउटपुट अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आपने देखना हो कि कौन से वाले वेरिएबल्स किसके साथ लिंक्ड हैं, उस एसोसिएशन के लिए भी हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है इसका काम ये है कि जनरली ये सिर्फ ये डिफाइन करता है कि जब आप एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो तो उस रिजल्ट के अगेंस्ट क्या आपने एक रिवॉर्ड देना है अपने पर्टिकुलर एल्गोरिथम को या उसको पनिश करना है। अगर आपका रिजल्ट सही है तो आप रिवॉर्ड करते हो अपने एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम अपने आप को रीइंफोर्स करता है, उसको पता लग जाता है कि अच्छा मैंने बिल्कुल सही आंसर किया। अगर आप उसको पनिश करते हो तो एल्गोरिथम अपने आप को सही करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिमेंबर आपको काम किया कि आपने वो फंक्शन आइडेंटिफाई करना है जो कि या क्लस्टरिंग कर रहा हो बेस्ट तरीके से या क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन जो भी है वो टास्क कर रहा हो। अगर आप अपने एल्गोरिथम को फीडबैक देना शुरू कर दो, ठीक है, कि अच्छा हाँ अब तुमने बिल्कुल सही क्लासिफिकेशन की है, तो एल्गोरिथम विल नो कि जो उसने पैटर्न आइडेंटिफाई किया हुआ है ठीक किया हुआ। अगर आप उसे बताओ कि भैया आपने गलत किया हुआ है तो द एल्गोरिथम विल ट्राई टू फाइंड अनदर ऑप्टिमल फंक्शन जो कि सही आंसर तक पहुंच सकता हो, ठीक है। तो ये आइडिया जो है हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए। अगेन इसमें भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर। हाँ, टिपिकली इट डजंट हैपन ऑन इट्स ओन। It can happen because if you have some kind of labeled data set, जो आउटपुट बन रही है उसको आप चेक करके कि अच्छा आउटपुट सही बन रही है या गलत बन रही है, तो फिर आप इस तरह की लूप्स चला सकते हो अपने टेस्ट डेटा। और अगर ये अपने ओन पे हो रहा है तो उसमें पनिश और रिवॉर्ड ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि बेस्ड अपॉन कि आपका जो अगर लेबल डाटा है ना कि जो आपने लेबलिंग की है क्या उसके हिसाब से जो ये प्रपोज कर रहा है लेबलिंग और जो ऑलरेडी लेबल्ड है क्या वो सेम है या नहीं, क्रॉस चेक करते हैं ऑलरेडी लेबल डाटा के साथ। या लेकिन इसके अंदर टिपिकली जो है ना हमारे पास कोई ना कोई एजेंट होता है वो या ये ऑटोमेटेड एजेंट भी हो सकता है और ये हमारे पास एक ह्यूमन एजेंट भी हो सकता है जो कि अपने बिहेवियर से लर्न करता जाता है।
क्या आउटपुट आ रही है। फिर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है इसके अंदर हमारा एम ये है कि वी शुड बी एबल टू क्लासीफाई समथिंग और बता सकें कि ये जो चीज़ हम क्लासीफाई कर रहे हैं या जो भी चीज़ हमारे सामने आ रही है, जो भी डाटा पॉइंट आ रहा है, व्हाट क्लास डज दिस डाटा पॉइंट बिलोंग टू, या ये इसका आप कह सकते हैं कि अंडरलाइंग आउटपुट क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर डाटा पॉइंट की। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एक पिक्चर है, ठीक है, इसमें कुछ मछलियाँ पड़ी हुई और हमारा टास्क ये है कि किसी तरीके से हम इसके अंदर से कुछ ऐसे फीचर्स डिटेक्ट करें इस पिक्चर में इन मछलियों के कि हम क्लासिफाई कर सकें कि जो मछलियां यहाँ पड़ी हुई हैं क्या वो सैल्मन है या सी बैस है। ठीक है, ये बेसिक हमारा टास्क है। अब सैल्मन या सी बैस के अंदर हमने इन मछलियों को बेसिकली तस्वीर के जरिए क्लासिफाई करना है। अब इस काम के लिए हम किस किस्म के फीचर्स यूज कर सकते हैं? एक तो बहुत सिंपल सा फीचर है, हम लेंथ देख लेते हैं, ठीक है, और हम लेंथ की बेसिस पे कह देते हैं कि अच्छा लेंथ की बेसिस पे लेट अस ट्राई टू से कि जो जिसकी लेंथ लेट से ज़्यादा है वो सैल्मन है, जिसकी लेंथ कम है वो सी बैस है। एक चीज़ हो सकती है कि हम किसी और बेसिस पे करें, कुछ और फीचर से ढूंढें, ठीक है। तो वी स्टार्ट बाय लुकिंग एट लेंथ। सबसे पहला हम ये काम करते हैं कि जो भी हमारे पास मछलियाँ हैं, ठीक है, फॉर वॉट एवर काउंट दे आर, हमारे पास टोटल जितनी भी मछलियाँ हैं उनकी लेंथ के हिस्टोग्राम बनाना है। जब हम उनकी लेंथ के हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हमें ये नजर आता है कि ये सैल्मन की लेंथ है, ठीक है, इसमें ये काउंट बता रहा है कि ये अबाउट 21 सैल्मन की लेंथ जो है ना वो ये 10 थी। फिर ये ब्लैक वाली जो है ना सारी सैल्मन की लेंथ है और जो रेड है ये सी बैस की लेंथ है। इसमें अगर आप देखें ना इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन वो स्प्लिट नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते क्योंकि इसके अंदर ओवरलैप बहुत ज़्यादा है, राइट, काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है। तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बेसिस के ऊपर जो है ना स्प्लिट नहीं कर सकते कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो सैल्मन है, लेंथ कम होगी तो सी बैस, क्योंकि कुछ केसेस में सैल्मन की लेंथ ज़्यादा है, कुछ केसेस में सी बैस की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर हम एक और फीचर लेते हैं लाइटनेस का। अब लाइटनेस वाला जो है अगर आप देखें यहाँ पे अगेन हमारे पास यहाँ पे ओवरलैप है लेकिन थोड़ा सा ओवरलैप है। तो दिस मीन्स कि अगर हमने क्लासिफिकेशन की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है, और हमने कह दिया कि जी इफ लाइटनेस इज ग्रेटर देन 5.5 समथिंग तो सी बैस है और इफ इट इज लेस देन 5.5 तो सैल्मन है। ये वाले जो डाटा पॉइंट्स है ना ये मिस क्लासीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली जो सी बैस है ना ये सैल्मन बन जाएगी और ये वाली जो सैल्मन है ये सी बैस बन जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि मिस क्लासीफाई हो जाएंगे, राइट, लेकिन वो क्लियर कट हमारे पास इसके बीच में सेपरेशन नहीं है। ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कि आखिर वो कहाँ पे हम डिसीजन बाउंड्री लगाएं, वो डिसीजन बाउंड्री कहाँ पे ड्रॉ करें कि जहाँ पे हमारे पास जो एरर्स हैं वो मिनिमाइज हो सके। अब बात ये है कि ये जो एरर्स हैं, ये जो मिस क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, लेट्स से पी एरर, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें कोई थ्रेशोल्ड डिफाइन करने की जरूरत है, एक ऐसा पॉइंट कि जहां पे बेसिकली जो हमारी मिस क्लासिफिकेशन है वो कम से कम होती जाए। अब वो कैसे होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि यार हम कौन से वाले पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को यूज करें, कौन सी वाली मिस क्लासिफिकेशन हमारे लिए जो है ना अप्रोप्रिएट है या मान लेंगे और कौन सी वाली नहीं है? इस तरह के आंसर करने के लिए जरूरी ये है कि आप सबसे पहले ये बात समझो कि आपके पास सैल्मन और सी बैस की कॉस्ट क्या है। आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि सैल्मन की क्लासिफिकेशन तो सही हो, सी बैस की खैर है, या सी बैस की क्लासिफिकेशन सही हो, सैल्मन अगर गलत भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं। तो क्या रीजनिंग है या क्या वो तरीका कार है जिसकी बिना पे आप अपना एरर जो है वो कम करना चाहते हैं?